तो दोस्तों स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आपका स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज एक ऐसी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें 50 से ज्यादा टॉप रियल एस्टेट सीईओज को हम आपसे मिला रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, जिसमें आज एक बहुत ही खास पर्सनालिटी और शख्सियत को हम आपसे मिलाने वाले हैं। आज एक बहुत खास पर्सनालिटी, खास शख्सियत हमारे साथ है पटना बिहार से मिस्टर सुदीप कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साकार ग्रुप। सुदीप जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। थैंक यू वेरी मच अमोल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, साकार ग्रुप 24 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखता है। पटना बिहार में ये काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में। 9 प्लस टोटल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनके, 5 प्लस टोटल सर्टिफिकेशन आज इनके ग्रुप को मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात 19, दोस्तों ध्यान से सुनिए, 19 प्लस अवार्ड्स इस ग्रुप को मिले हैं बिहार पटना में बहुत अच्छा काम रियल एस्टेट का करने की वजह से। और साकार इज द फर्स्ट कंपनी इन बिहार टू रिसीव क्रिसिल मेंबरशिप। आप सब जानते हैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्रिसिल सर्टिफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो फर्स्ट कंपनी है पूरे बिहार में जिन्हें क्रिसिल सर्टिफिकेशन मिला है। तो ऐसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल रियल एस्टेट के पॉइंट टिप्स, ये जो वो सुपर हीरो जो इन्होंने जिंदगी में प्रैक्टिकली किया, वो आपको इस पूरे इंटरव्यू में बताने वाले। इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखिए ताकि वो सब पॉइंट्स आप तक पहुंचे। सर फिर से एक बार स्वागत है आपका और इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। तो सबसे पहला सवाल सुदीप कुमार जी आपके लिए मेरा ये है, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक सीईओ जो होते हैं वो कैसे अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। मतलब आपका स्कूल लाइफ थोड़ा बताइए, कॉलेज लाइफ बताइए और रियल एस्टेट में आप कैसे आए, ये जर्नी कैसे रही, थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को समझाइए। मेरी जो स्कूल लाइफ थी, आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। और मैथ्स मेरा फोटे था, साइंस मेरा फोटे था, लिटरेचर मेरा फोटे था, एंड एनी सब्जेक्ट वाज माय फोटे। एक बहुत डिफाइनिंग मेरे लिए स्कूल लाइफ में था कि मेरे फादर सर्विस में थे और मेरी स्कूलिंग नर्सरी से लेके 10th तक के बीच में 8 स्कूलों में हुई। इन 8 स्कूलों में जब भी मैं जाता था तो उस सेशन के बीच में ट्रांसफर होता था फादर का। जब सारे बच्चे उस क्लास में एडजस्ट होकर के आपस में एक दूसरे से फ्रेंड बन जाते थे, एंड मैं 20 सेशन में जून जुलाई अगस्त में पहुंचता था, सेशन में एडमिशन होते थे और उस समय जब मैं क्लास में जाता था 60 बच्चे होते थे एंड आई वाज द ऑड मैन आउट। तो बड़ी शुरू में 2 दिन 4 दिन 5 दिन डिफिकल्टी होती थी लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करने में, बिकॉज एवरीबॉडी वाज फ्रेंड विद इन देमसेल्व्स। ये जो मेरा बार बार डिफरेंट स्कूलों में एडमिशन लेना 20 सेशन में और करना, ये शायद मुझे एक्सट्रोवर्ट बनाया और ये चैलेंज हुआ करता था उस समय। और उस चैलेंजेस को मुझे वो समझ में आई कि कैसे स्टार्टिंग के में किस तरीके से मैं अपने आप को अडैप्ट करूं चेंजिंग सिनेरियोज के हिसाब से। तो वो स्कूल लाइफ की एक पहचान और याद अभी भी मेरे दिलो दिमाग में है। आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, सारे स्पोर्ट्स में गुड था, आई वॉज एन एक्सीलेंट एथलीट। एंड मैंने अपना जो बोर्ड का एग्जाम दिया था, 10th का एग्जाम दिया था, वो दुमका से दिया था। आई टॉप्ड इन डिस्ट्रिक्ट एंड आई टॉप्ड इन कमिश्नरी। So that was something I remember from my school days, and good friends, good teachers and so inspiring teachers। और आज मैं जो भी हूँ तो उन्हीं गुरुओं और फ्रेंड्स के चलते हूँ आज जो भी मैं हूँ। बहुत I will say। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि कैसे इन्हें 1st से 10th तक 8 अलग अलग स्कूल, सही है सर, 8 स्कूल में आपने चेंज किया, राइट जी। तो 8 स्कूल में हर बार नए फ्रेंड, बीच सेशन में जाना, फादर का बार बार ट्रांसफर होना, तो इन्होंने उसी को अपना एक ये बना लिया कि भाई हर साल नए दोस्त बनाने, एक एक्सट्रोवर्ट नेचर बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर के रहेंगे, आप 1 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा, कौन कौन है पता भी नहीं चलेगा। तो उस नेचर की वजह से इनका कहना है कि इनके अंदर वो बदलाव आए कि आगे जाके उसी नेचर ने इन्हें आज इतना अच्छे प्रोफेशन में डाला और इतना अच्छा ग्रुप का एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। थैंक यू सो मच सर ये सब बताने के लिए। तो साकार ग्रुप को हम जो जानते हैं वो है, जितना रिसर्च हमारी टीम ने किया है गूगल पे, ऑनलाइन पे, आपकी वेबसाइट पे, अलग अलग जगह जाकर जो भी पता किया आपके बारे में। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि साकार ग्रुप एग्जैक्टली क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स कर रहा है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हाइब्रिड, कैसे प्रकार के आपके प्रोजेक्ट, थोड़ा डिटेल में साकार ग्रुप के बारे में बताइए, आपकी वर्किंग के बारे में। जी, साकार ग्रुप हम कहेंगे कि वी आर आमिर खान ऑफ रियल एस्टेट। ओके। एंड आमिर खान ऑफ रियल एस्टेट, जिस तरीके से आमिर खान एक बार में एक प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग भी एक बार में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए आपने देखी होगी कि अभी हमारी 20-24 साल की जर्नी में हम लोगों ने सिर्फ 9 प्रोजेक्ट किए हैं और हर प्रोजेक्ट, आने वाला प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से बड़ा होता है और बेहतर होता है। क्या बात।
तो वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, वी पुट ऑल आउट इन वन प्रोजेक्ट। वो हम लोग जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, हम लोगों को एक बार में सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिखता है, उसको कंप्लीट करते हैं, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये हम लोगों का ये रहा है। साकार में आज के दिन में लगभग 250 एम्प्लॉइज हैं, अप्रोक्सीमेटली 400-500 वेंडर्स होंगे, एंड जो लेबर्स एट ए टाइम अभी जो काम कर रहे हैं वो लगभग 800,000 लेबर के आसपास में। क्या बात है सर, क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और बहुत बेहतरीन चीज मैं मेरी पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू की खासियत देखिए, आपको हर इंटरव्यू में कुछ अलग और नया मिला है। देखिए, हम हर सीईओ से सवाल तो वही पूछते हैं, लेकिन इनके आंसर्स हमेशा अलग होते हैं, और सबसे मेन जो इनकी यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इनका डिफरेंशिएशन पॉइंट, वो सब निकल कर आता है। आपने कितनी बेहतरीन बात सुनी कि 25 साल में 9 ही प्रोजेक्ट किए सर, लेकिन हर प्रोजेक्ट लास्ट प्रोजेक्ट से और अच्छा, और बेहतरीन, और अच्छी क्वालिटी, और बड़ा है, और हम फोकस एक ही प्रोजेक्ट पे करते हैं। ये वो यूएसपी हो गई इनकी, जिसके वजह से आज ये इतना अच्छा नाम बना पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, काम तो लोग बहुत करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बहुत बनाते हैं, लेकिन उनको इतने अवार्ड्स नहीं मिलते, उनको क्रिसिल सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो आपको फोकस करना होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आया सर, थैंक यू सो मच फॉर। और आपने एक बात को गौर किया होगा, 225 एम्प्लॉय, 500 वेंडर, 1000 लेबर, 2-2,500 लोगों को एक अच्छा जॉब। और दोस्तों, ये तो डायरेक्ट हुआ। मैं आपको रियल एस्टेट की सबसे बड़ी खासियत बताना चाहूंगा, इनडायरेक्टली कम से कम 200-500, 1000, 2000 लोग आपसे एज ए चैनल पार्टनर जुड़कर, एज बहुत अलग अलग तरीके से सप्लायर बनकर, गाड़ियों के ड्राइवर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी है। वो मटेरियल, वेंडर के जो मटेरियल लाते हैं, वो भी तो हमारे प्रोजेक्ट से बहुत अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। तो जो डेप्थ में जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, वो समझ सकता है कि इस इंडस्ट्री में कितना पावर है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई ऐसा सेक्टर है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, मैं बार बार ये लाइन को कहता हूँ, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है, और वो कर रहा है। सुदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने के लिए, इतनी अच्छी सोच रखने के लिए, इतना अच्छा विजन रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपके इंस्पिरेशन, आपके मेंटर, आपके लिए कौन ऐसे इंस्पिरेशन रहे जिन्होंने आपको इतने अच्छे विचारों पे चलना सिखाया, या ये सीख आपको मिली कि फोकस कीजिए, हर बार अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, उससे अच्छी क्वालिटी, वो कौन है, उनके बारे में? जब मैं इंजीनियरिंग पास करके आया बीआईटी सिंदरी से सिविल में, एंड यहाँ पर आई बिकेम अ पार्टनर इन एन आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी। हम लोग दूसरे डेवलपर्स के लिए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे थे, उनके लिए वी आर द आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट्स, और उनके लिए मैं साइट विजिट्स पर भी जाता था, प्रोजेक्ट्स को देखता था। एंड जब मैंने ये पटना में पाया कि हम लोग जितनी मेहनत से क्वालिटी जो ड्राइंग्स करते हैं, और जिस उस तरीके की एग्जैक्टली चीजें शायद प्रोजेक्ट में नहीं आ पाती है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो टेक्निकली माइंडेड नहीं है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, दे आर बेसिकली बिजनेसमैन। तो हमें ये लगा, ये हमें इंस्पिरेशन आया कि आज के दिन में हमारे पास में जो नॉलेज बेस है, और जितना हम जानते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर हम खुद अपना प्रोजेक्ट अगर करना शुरू करते हैं तो शायद हम कस्टमर को बेस्ट दे पाएंगे। तो आवर कॉम्पिटिटर्स वे आर आवर इंस्पिरेशन। उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम लोग खुद इस रियल एस्टेट लाइन में, फ्रॉम द आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी टू ए जर्नी टू द रियल एस्टेट डेवलपर, वो हमारे इंस्पिरेशंस हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप स्ट्रैटेजी, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, इतने प्यारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या रही है सब करने के पीछे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लीडरशिप स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था रियल एस्टेट में, उसमें हम लोगों ने रखा था कस्टमर फर्स्ट, कि हम लोग कस्टमर फोकस करेंगे। सेकंड, उसके साथ में हमारी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हम लोगों का जो इंस्पिरेशन था कि कस्टमर्स को एक प्रॉपर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आवर स्ट्रैटेजी वाज कि हम लोग क्वालिटी फर्स्ट को रखेंगे। 2012 में मैं IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने गया, प्रोफेसर गौतम दत्ता थे। वहां पर मुझे ये समझ में आया कि हम जो भी काम कर रहे हैं लीडरशिप में, वो मोर और लेस ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है फर्स्ट। सेकंड, हम लोगों का जो फोकस है वो क्वालिटी पर, वो सिर्फ क्वालिटी पर फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो भी हम लोग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो 3 चीजों का सम्मिश्रण है, क्वालिटी है, कॉस्ट है एंड टाइम है, और तीनों क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम एंड तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम किसी खाली क्वालिटी पर, जैसे हम पहले तक फोकस कर रहे थे 2012 के पहले, उस समय प्रोफेसर गौतम दत्ता की क्लास के पहले, तो शायद वो बहुत सही नहीं था। तो हम लोगों को कॉस्ट को भी मेंटेन करना, विद इन द कॉस्ट हम लोगों को बेस्ट प्रोजेक्ट देने हैं, एंड टाइम पर कंप्लीट करना है, एंड क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इस स्ट्रैटेजी के बाद में फिर हम लोग जो भी अभी जो प्रेजेंटली हम लोग पिछले 7, 8, 10 साल से हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉइज फर्स्ट।
ओके। आज के दिन में अगर हमारे एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी हम लोगों ने रिसेंटली डेवलप किया है, एंड पिछले 7-8 सालों से हम कहेंगे, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हैप्पीनेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हैप्पीनेस इन द इकोसिस्टम। इफ एवरीबॉडी इज हैप्पी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, चीजें ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्मूथ हो जाएंगे, एंड कस्टमर विल बी हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। पहले आपने कस्टमर फर्स्ट की स्ट्रैटेजी रखी, फिर एम्प्लॉय फर्स्ट की, एंड अब हैप्पीनेस एवरीवेयर। तो हैप्पी खुशी खुशी काम करके आप बहुत सारी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं जी, उसके लिए बहुत सारी बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पर्सनल लीडरशिप की। एक व्यक्ति तभी अच्छा काम करा सकता है जब वो खुद पे बहुत फोकस और डिसिप्लिन से काम करता है। जी, आपकी एनर्जी लेवल अपनी टीम की एनर्जी लेवल होती है। जब आप खुश हैं, आपकी एनर्जी लेवल है, आपकी टीम खुश है, आपके टीम की एनर्जी लेवल है। आप खुद को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए क्या सक्सेस रिचुअल, क्या मॉर्निंग रिचुअल कुछ करते हैं? क्या आपने 25 साल से एक फोकस डिसिप्लिन अपने लाइफ में बना रखा है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहला चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्योरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा कर्म होता है। तो पहला जो मेरा रिचुअल रहा है कि इधर रिसेंटली वही 8-10 सालों से थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ओर गया हूँ, एंड वो प्योरिटी ऑफ थॉट को लाने की कोशिश है, एंड वो बेसिकली योगा एंड ध्यान वगैरह ये सारी चीजें साथ में चलती हैं। एंड सेकंड, इसके पहले आई वाज ए वोराशियस रीडर, लेकिन अभी आजकल के दिन में आई हैव बिकम a good listener on the various YouTube पर जितने भी TEDx के आते हैं प्रोग्राम्स, Google Talks आते हैं, या इस तरह के बहुत सारे इंस्पिरेशनल नॉलेजेबल वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उसको मैं, जैसे सुबह में अगर 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो कान में चोंगा लगा रहता है, ईयरफोन लगा रहता है, 1 घंटा कुछ ना कुछ मैं सुनता हूँ, एंड आई प्लान द डे इन एडवांस। रात में सोते समय भी नेक्स्ट डे की प्लानिंग दिमाग में रहती है कि कल क्या करना है। सुबह उठ करके सारा चॉक आउट हो जाता है, एंड हम लोगों का मंत्र ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दैट्स व्हाट वी डू थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। तो इतना प्यारा आपने दोहा कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस फंडे के साथ ही आपने कंपनी को आगे बढ़ाया है, और यही एनर्जी लेवल और योगा, मेडिटेशन, रीडिंग, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप अपनी एनर्जी लेवल को और हाई रखकर अपने थॉट्स को अच्छा रखते हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि थॉट्स है प्योर होंगे तो ही आपके एक्शंस अच्छे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं, कैसी एक्टिविटीज करते हैं, कैसे इतने दिनों से उन्हें इतना इंस्पायर्ड करके काम कर रहे हैं? थोड़ा वो टीम के बारे में बताइए। हमारी जो टीम है, हमारे यहाँ पे एट्रिशन रेट्स काफी कम है, काफी कम एट्रिशन रेट्स। उसका 1-2-3 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, हम लोग टीम को एम्प्लॉयज नहीं समझते हैं, हम लोग उनको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनके सुख और दुख में साथ में रहें, सुख में साथ में रहें चाहे नहीं रहें, दुख में हम जरूर साथ में रहें। बहुत सारी हम लोगों की जो पॉलिसीज हैं वो मैंने अगेन आई एम अहमदाबाद में एक प्रोग्राम मैंने जो अटेंड किया था ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप का, वहाँ पर लीडरशिप में एक आया था रिकार्डो सेबलर का जिक्र, सेल्को कंपनी फ्रॉम ब्राजील। उनकी मैंने दोनों किताबें पढ़ी, उनकी दोनों किताबें मोटिवेशनल वाली जो दोनों किताबें थी, कैसे वो काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। वहां से मैंने बहुत चीज दिया है और कोशिश की है अडैप्ट करने की कि एम्प्लॉयज आर नॉट जस्ट एम्प्लॉयज आर पार्टनर्स इन द वर्क। और आज के दिन में मेरा रोल बड़ा लिमिटेड होता है, सिर्फ डायरेक्शन देने में, पॉलिसी डिसीजंस में, स्ट्रैटेजी मेकिंग में होता है। बाकी जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज करते हैं। तो मैंने उनको एनेबल किया, उनको ट्रस्ट किया। सबसे फर्स्ट जो स्टेप था कि उनको ट्रस्ट करेंगे, वो सही करें या गलत करें, आई हैव ट्रस्ट फर्स्ट। सेकंड, हम लोगों ने जो यहाँ पर लीडरशिप डेवलप करने में किया, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ओनरशिप दी। एंड आज के दिन में मेरी कंपनी में नोबडी रिपोर्ट्स टू मी। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, लोग, मैं बस अपना पूछ लूंगा, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड सब लोग अपने इस कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं। तो वो जहाँ पर अपनापन की फीलिंग आ गई, तब फिर सारे इश्यूज, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वाले सारे इश्यूज ही रिजॉल्व हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन डिटेल कि कैसे आप अपने सिस्टम को इतने अच्छे से चलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये श्योरली कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग इमर्जिंग स्टोरी हो सकती है भारत की जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, IIM अहमदाबाद जाके ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप को करना, एक लीडर को, एक डायरेक्टर, एक CEO, एक MD को क्या करना चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए। और आप अगर जीरो से भी शुरू करते हैं, एक आप नॉर्मल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बहुत छोटे लेवल से भी आपने शुरू किया किसी छोटी सिटी में भी, तो भी आप इन सब चीजों को सीख कर इम्प्लीमेंट करके, दोस्तों ये तो हमारा चैलेंज है हमारे रियल एस्टेट गेम चेंजर के इंटरव्यूज देखकर ही आप अपने बिजनेस को कई गुना ग्रो कर सकते हैं। 20-30% का तो प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा सिर्फ इनकी बातों को समझ के, और बाद में सिस्टम की ट्रेनिंग और ये सब अगर आप लेते हैं तो आप और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ये था कि ऐसा क्वालिटी, प्योर, ऑनेस्ट, एथिकल कंटेंट आप तक लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। रियल एस्टेट में कभी कभी कुछ ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं जो हमने भी बहुत कम एक्सपीरियंस किए थे, लेकिन अभी देखने मिला। चलिए रिसेशन ये सब चीजें तो थी, लेकिन अभी कोरोना आ जाने से एक बहुत बड़ा, किसी पे पॉजिटिव किसी पे जैसा भी इम्पैक्ट हो, हम आप पे कैसा पड़ा वो पूछेंगे। कभी लोकल कभी स्टेट लेवल की चीजें होती है, कभी रेरा आ गया है, कभी स्टेट लेवल का कोई रूल आ गया, या मान लीजिए GST आ गया, नोटबंदी आ गया। इन समय पर आपने कैसे डील किया, आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ, थोड़ा सा वो बताइए ताकि आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को समझे कि एज अ CEO, एज अ MD डिसीजंस कैसे लिए जाए जब ऐसी चीजें होती है, थोड़ा वो बताइए। सबसे पहले जितने भी ये चैलेंजेस हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। चाहे वो GST हुआ, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन है, चाहे वो रेरा है, चाहे वो कोरोना है, एवरीबडी हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग उसमें देखना चाहेंगे। क्योंकि थॉट प्रोसेस में क्या है कि या तो आप ग्लास को हाफ फुल देख सकते हैं या ग्लास को हाफ एम्प्टी देख सकते हैं। तो इन साकार वी हैव ए फिलॉसफी, हम लोग हमेशा ग्लास को हाफ फुल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रेरा के आने से क्या हुआ कि जितने भी ये सिस्टम हम लोग का जो रियल स्टेट था, रेरा, GST एंड डिमोनेटाइजेशन, ये तीनों ने मिल करके रियल स्टेट को क्लीन किया। इसमें जितने फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे, स्मॉल ऑपरेटर्स थे, दे वेंट आउट ऑफ द सिस्टम। जो एथिकल ऑपरेटर्स थे, ऑनेस्ट ऑपरेटर्स थे, जो प्रोफेशनल्स थे, वो अब उनके सामने में अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो ज्यादा ग्रो कर सके और प्रॉपर वे में काम कर सके। तो ये वही काम कर सकेंगे जो कि रेरा को कंप्लाई करते हैं, जो GST कंप्लाई करते हैं, जो नोटबंदी को कंप्लाई करते हैं आज के दिन में, कैश कंपोनेंट जिनके पास में नहीं है। ये कोरोना को अगर हम लोग देखेंगे तो कोरोना में हैज बीन अ वेरी वेरी गुड फॉर आवर कंपनी। 2-3 रीजन से। पहला क्या था कि ये 3 महीने का हम लोगों को फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था 19 जनवरी को मोदी जी ने आह्वान किया था संडे को, जनता कर्फ्यू का। हम लोगों को ये आभास हो गया था, जनवरी फरवरी से ही चल रहा था कि ये चीज कुछ महामारी आ रही है और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है लॉकडाउन, 100% लॉकडाउन। तो हम लोग फरवरी महीने से अपने सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली इक्विप कर दिए थे। ऑल डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैपटॉप दे दिया था, सब जगह से कंप्यूटर से इक्विप कर दिया था। वर्क फ्रॉम होम के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए जिसमें यूज कर सकते हैं, सारे के सारे डेटा को क्लाउड बेस्ड कर करके हम लोगों ने फुल्ली इक्विप कर लिया था अपने आप को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। मार्च में जब हुआ तो 19 मार्च को हुआ था और हम लोगों को ये आभास हो गया था कि ये जल्दी ही कंट्री में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ये एक ट्रायल एंड टेस्ट हो रहा होगा कि लॉकडाउन 19 मार्च के लॉकडाउन को जनता किस तरीके से ले रही है। इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हमारे पास में लगभग 20-25 एम्प्लॉइज हैं, साउथ से थे, कुछ एम्प्लॉइज दिल्ली से थे, कुछ अदर स्टेट से थे, तो उनको फिर ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती। हम लोगों ने 17 तारीख को अनाउंस कर दिया एवरीबडी गो होम बाय 18 मार्च को। हमारे यहाँ पर सारा का सारा हम लोगों ने अपना लॉकडाउन, कंपनी का लॉकडाउन कर दिया था 18 मार्च। 3 महीने का जो लगभग लॉकडाउन था वो हम लोगों को 2 तरीके से लोगों को देखना था, टेक केयर करना था अपने लोगों को। पहला था कि वो लोग सबके फैमिलीज में वो डिस्टर्ब थे, चारों तरफ रियल एस्टेट में हो रहा था कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, इनका जॉब जा रहा है। तो पहला हम लोगों ने अनाउंस किया कि किसी का सैलरी सबको मिलेगी, दे वोंट बी एनी कट्स एंड टाइम पर मिलेगी सैलरी। हम लोगों का फर्स्ट इंटेंट था कि हम लोगों को जो भी सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, सैलरीज हम लोग देते रहे, और किसी को अगर किसी भी तरह की नीड होगी फैमिली में हम लोग बात करके सपोर्ट करेंगे, भले उनके पास में हम नहीं भी जा पाए। सेकेंड, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अगर तो एम्प्लॉयज को हम लोगों ने एंगेज करने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने लर्निंग, आपस में ही हमारे पास में बहुत सारे टैलेंट्स थे, टेक्निकल टैलेंट्स, जो भी टेक्निकल जिनको जो नॉलेज था वो उस पर अपना वो पूरा का हमारा अपना गूगल मीट पर क्लासेस होते थे और सारे के सारे बंदे वो क्लास करते थे। बाहर से हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लिए, काइजन है टाइप का चीज़ हम लोगों ने किया।
फिर हम लोगों ने किया डू थिंग्स फर्स्ट राइट वे इन द फर्स्ट टाइम। इस तरह के हम लोगों ने बैंगलोर के प्रोफेशनल ट्रेनर्स को हायर किया और कंपनी में उस तरह की पूरी पॉलिसीज को, अपने पूरे सिस्टम्स को हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया। ये 3 महीना का हम लोगों को जो सैबाटिकल मिला, अपनी कंपनी के काम के बारे में देखने का मिला, बहुत सारे बैकलॉग्स हुए रहते थे, उन सबको वर्क फ्रॉम होम करके किया और अपने बारे में, लाइफ के बारे में सोचने का मौका मिला। व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और जब वो लॉकडाउन जून में पार्शियली खत्म होकर के हम लोगों को काम करने की शुरुआत मिली, तो वी वर फुल्ली रेडी टू गो फुल अहेड स्टीम के साथ में। 125-150 लेबर्स हमारे पास में नहीं जा पाए थे, उन लोगों के लिए खाने पीने रहने की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने मुहैया कराई एंड उसके बाद इमीडिएटली लेबर्स आए एंड वी मेड मूव फुल स्टीम। सेकेंड, हम लोगों को कोरोना में बेनिफिट ये हुआ कि अगेन जो पॉजिटिव थिंग मुझे दिखी कि लोगों को ये समझ, पहले लोग घर में 25% टाइम रहते थे, 75% समय वो ऑफिस में या बाहर रहते थे। अब की बार क्या हुआ, वो लोग 100% टाइम घर पर थे। तो जब वो घर पर थे तो उनको घर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। उनको लगा कि घर थोड़ा सा और बड़ा होता तो हमको थोड़ा सा और अच्छा होता। तो जो लोग किराए के घर में थे वो अपना घर के लिए मूव करना शुरू किए, जो अपने घर में रहते थे वो थोड़े और बड़े घर के रूप में मूव करना शुरू किए और देखना शुरू किए। जो छोटी सोसाइटीज में रहते थे वो बड़ी सोसाइटीज में को देखना शुरू किए कि हमको जहाँ पर अगर फिर कभी इस तरह की स्थिति हो तो हमको अपने सोसाइटी के अंदर भी वॉकिंग स्पेस मिल जाए, एमिनिटीज फैसिलिटीज मिल जाए। तो वो सब चीजों को हम लोगों ने प्लस लेकर के आगे बढ़े। राइट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और ये पूरा प्रोसेस बताने के लिए कि कैसे आपने इतने अच्छे तरीके से डील किया इन सब सिचुएशन के अंदर और इसको अपॉर्चुनिटी लेकर आप चले, आपने ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत सारी अलग अलग चीजें लोगों को सिखाई ताकि वो एंगेज रहे। ये सब शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कहा जाता है कि लीडर्स जो है वो रीडर्स होते हैं, तो कभी कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी जो आपको ऐसा लगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला और जिससे आपको बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में है, ऐसी कोई किताब का नाम अगर आप शेयर करना चाहे? 3 किताबें। सबसे पहला महात्मा गांधी की मेरी आत्मकथा। ओके। इट पुट अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन मी। मैं बहुत छोटा था उस समय, जो कच्ची मिट्टी होती थी उस समय मैंने 8-10 साल की उम्र में ये किताब पढ़ी होगी। तो इट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी फर्स्ट। सेकंड, मैं जब 10th में था, 10th का बोर्ड दे करके मैं फ्री था, उस समय मैंने लियो टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना पढ़ी। अन्ना कैरेनिना में मेन कैरेक्टर अन्ना कैरेनिना थी, लेकिन उनके जो साइड कैरेक्टर्स में लेविन थे। एंड लेविन के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तरीके से लियो टॉल्स्टॉय ने अपने कैरेक्टर को फिक्शनलाइज किया था। इट वॉज अ वेरी आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, वेरी एथिकल एंड गुड, मतलब वो दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट। And recently मैं जब रिकार्डो सेमलर को मैंने पढ़ा तो these 3 books have impacted me a lot. Super, thank you so much for sharing that, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि एक सीईओ एक एमडी किस लेवल की किताबें पढ़ते हैं। और सबसे मेन, अब आप एक किताब पढ़ने वाले जिसमें आपका इंटरव्यू आने वाला है, वो है रियल एस्टेट गेम चेंजर, राइट? तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि भारत के ऐसे 50 सर्वश्रेष्ठ सीईओ, भारत के, एशिया के, हमने तो दुबई से भी ज़ेनिथ ग्रुप के इंटरव्यूज लिए, तो एशिया के सीईओ जो किताब जिनके टेबल पे रखी होगी, वो किताब हर सीईओ इसलिए भी पढ़ना चाहता है क्योंकि उनका कहना है मुझे मेरी स्ट्रेटेजी तो पता है पर 49 सीईओज क्या कर रहे हैं ये भी तो मुझे जानना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें, अलग अलग आंसर्स हमें मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब नेक्स्ट सवाल, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके साथ हुई हो, मतलब एक इंसिडेंट, प्रैक्टिकल इंसिडेंट आपकी लाइफ का, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो सकता है जब आप पहला प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, जब आप एंट्री कर रहे थे, या कोई कस्टमर से डील कर रहे थे, लैंड बाय कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट, तो कुछ भी, कोई एक ऐसी चीज जो घटित हुई हो जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपकी लाइफ चेंज कर दी, थोड़ा उसके बारे में। 2 इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। एक मेरे लैंडओनर थे बेगूसराय में, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया था उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मुझे 2 चीजें बताई। एक, उन्होंने बताया कि किसी भी फर्म की लॉन्गेविटी कम क्यों होती है, एंड उन्होंने कहा कि मेरे जिंदगी, वो राइट नाउ 84 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने अपनी जिंदगी निकाली इस चीज को समझने में एंड रिसर्च करने में कि कोई भी फर्म स्टार्ट होता है, सक्सेसफुल होता है, फिर बंद क्यों हो जाता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई भी फर्म की जो लॉन्गेविटी होती है वो इसलिए होती है कि वो एथिक्स पे चलती है, ऑनेस्टी के साथ में काम करती है, साथ में बैड वाइब्स नहीं होते हैं, वो अपने साथ में बैगेज गलत चीजों का लेके नहीं आती है, तभी वो सस्टेन करेगी एंड उसकी जर्नी सस्टेनेबल होगी और लॉन्ग लाइफ 100, 200, 500 साल तक शायद वो फर्म चल सके। फर्स्ट। सेकेंड, उन्होंने बताया कि
बिरला जी का हम लोग, आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, उन्होंने मुझे जो बताया एंड आई हैव टेकन इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। उन्होंने कहा कि बिरला जी ने जो भी धर्मशाला एंड मंदिर एंड जो भी पब्लिक चैरिटी का काम किया है, किसने किया है? उन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई वो बिरला जी ने किया है, जो भी उन्होंने इतने सारे जगह जगह पे बिरला मंदिर है, धर्मशाला वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये है कि बिरला जी ने भगवान के साथ में 11% की शेयर होल्डिंग की, और जो भी उनकी प्रॉफिट आती थी उसमें से वो पैसा निकालते गए उसके लिए, और उस पैसे का उन्होंने बनाया है। So that also was quite inspirational and a very different kind of perspective came into me. Yes, this is a very, very nice thing that we could also follow, giving back to this society and on this spiritual way. And एक बहुत inspirational moment था मेरे लिए, और ये मेरी daughter ने दिया था जिस समय when she was around 8-9 years old. मेरा बेटा जो है he was very good, और उसको अमेजिंग पोगो किड्स में उसका सिलेक्शन नॉमिनेशन हुआ था, एंड द एंटायर फैमिली अराउंड इन 2000 के आसपास हम लोग बॉम्बे गए थे। वहाँ पर स्टूडियो में, जो फिल्म स्टूडियो थे उसमें उसकी शूटिंग हो रही थी एंड ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे उसके, वहाँ पर अमेजिंग पोगो किड्स के फाइनल राउंड के लिए। तो वहाँ पर गेट पर एंट्री था कि पेरेंट्स नहीं जा सकते, एंड मैंने अपनी बेटी को लिया कि चलो देखते हैं क्या होगा, और मैं कॉन्फिडेंटली मैं घुस रहा था, और मैं कॉन्फिडेंटली था, तो गार्ड ने भी नहीं रोका कि शायद ये भी किसी के होंगे, इतना कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे हैं। एंड बेटी गॉट परट्यूब कि पापा जब ये वहाँ पर मना था कि नहीं जाना है, व्हाई यू केम इनसाइड? एंड उसने मुझे 2-3 मिनट से ज्यादा वहाँ रुकने नहीं दिया कि नहीं पापा चलो, दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि आई व्हाट काइंड, मतलब मेरी बेटी से आई गॉट इंस्पायर्ड एंड कि नहीं वो चीज़ ठीक है। मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि वो मुझे गार्ड रोकता और मैं झूठ बोलता उसको, और तब मैं अंदर जाता, तब वो गलत था। मुझे उसने रोका नहीं तो मैं चला गया अंदर। तुमने तो कहा कि नहीं पापा तुम्हें मालूम था कि नहीं करना ऐसा, फिर भी तुमने किया तो ये गलत है, वी शुड कम आउट। तो दैट वाज एन इंस्पिरेशनल मोमेंट फॉर मी एंड आई First of all, congratulations for that. Second, thank you so much for sharing such a wonderful story. बहुत बड़ी बात आपने बता दी। दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इस ध्यान से समझिए। कई बार हमें मालूम होता है नहीं करना है, पर हम कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमने जो किया वो इसलिए सही है क्योंकि हमें किसी ने रोका नहीं, क्योंकि हमने अपना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपको पता है कि वो अलाव नहीं है और फिर भी आप करते हैं, इसका मतलब, और छोटी सी बच्ची ने देखा कि पापा जब अलाव नहीं था फिर भी आपने क्यों किया? क्योंकि जब ये आगे चले जाते, चलो ये गेट से तो अंदर चले गए, ये जब अंदर किसी के पेरेंट्स नहीं होते और ये वहां अकेले होते, तो फिर ये क्या जस्टिफाई करते? तो कभी कभी चीजों को समझ के आप जब एक्शन लेते हैं तो इट कैन गिव यू, और ये एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को सीखने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लैंड खरीद रहे हैं, आप सैंक्शनिंग के लिए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और आप डिसीजन कुछ ऐसे लेते हैं जैसे कभी कभी आपको लगता है प्रॉफिट आगे जाके हो जाएगा तो अभी गलत को ही आगे बढ़ा दीजिए। सर पॉसिबल नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद भी जब कोई चीज सामने आती है तो शायद आपका लॉस हो सकता है। और एक बहुत प्यारी कहानी जो उन्होंने कही कि 200 साल अगर कंपनी को चलाना है तो सिर्फ एथिक्स पे, सिर्फ ऑनेस्टी पे ही चल सकती है, और भगवान को अपने प्रॉफिट का पार्टनर बना लेने से आपके कर्म के जब बढ़ जाते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। बहुत डीपर पॉइंट्स है जो भी एंटरप्रेन्योर से समझ सकते हैं, वो अपने कंपनी को, अपने ब्रांड को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अब कुछ कोर मार्केटिंग, कोर सेल्स, कुछ ऑपरेशंस, रियल एस्टेट कुछ डिपार्टमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, मार्केटिंग आपको क्या लगता है, क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट बिजनेस में, और आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा वो बताइए। कई सालों पहले मैंने प्रहलाद कक्कर का एक सेशन अटेंड किया था कलकत्ता में। अच्छा। प्रहलाद कक्कर ने कहा था कि आप कुछ भी मार्केटिंग कर लो, एक बार आप बेच लोगे, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में जान नहीं होगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा एंड इट विल फिजल आउट। तो आपके प्रोडक्ट में जान होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग करने के लिए। और अगर आपके प्रोडक्ट में जाना है तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा। तो दैट वाज ए लर्निंग फ्रॉम मी कि देयर शुड बी जीरो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। आज के दिन में हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनाना है, द बेस्ट बनाना है। और आज अगर हम लोग जो मार्केटिंग देखते हैं अक्रॉस द एंटायर गैमेट, हम लोग
एड्रेस करते हैं कस्टमर के व्हाट नीड को, हम लोग बेचते हैं व्हाट। और साइमन सिनेक के मैंने बहुत सारे वीडियोस सुने हैं, देखे हैं। एंड एप्पल को अगर हम लोग देखेंगे तो एप्पल कभी भी व्हाट को एड्रेस नहीं करता है, वो कस्टमर के वाई क्वेश्चन को एड्रेस करता है। तो अगर हम लोग वाई को एड्रेस करना शुरू करें कि वाई दिस, अगर कस्टमर को वाई यू वांट टू बाय ए रेसिडेंस और वाई बाय एन ऑफिस और ए शॉप एंड वाई फ्रॉम दिस डेवलपर, जिस दिन हम इस वाई का आंसर कस्टमर को दे देंगे उस दिन, और इसके हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो मार्केटिंग के लिए एफर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड, हमारा जो थॉट प्रोसेस रहा है इन साकार में कि कस्टमर आज के दिन में, पहले हम लोगों को टीवी एड की रिक्वायरमेंट थी एंड पेपर एड्स की रिक्वायरमेंट थी, अब डिजिटल मीडिया आ गया है। एंड डिजिटल मीडिया में कस्टमर जो टेस्टिमोनियल्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं घूमने के लिए होटल की बुकिंग करनी है तो ट्रिप एडवाइजर में होटल के रिव्यूज को मैं देख करके फिल्टर आउट करके होटल की बुकिंग करता हूँ। अगर मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, खाने के लिए जाना है, तो मैं जोमेटो पे उसके रिव्यूज को देखता हूँ, उसके हिसाब से फूड का ऑर्डर करता हूँ या रेस्टोरेंट में जाता हूँ। इसी तरीके से जो कस्टमर के रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स आर मेकिंग ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द डिजिटल मीडिया। तो हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है कि अगर हम लोग ये कस्टमर को हम लोग वाई के एड्रेस कर सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर सके, एथिकली काम कर सके एंड कस्टमर को जितना प्रॉमिस किया है उससे 10% ज्यादा प्रोवाइड करें, चाहे वो टाइम का हो, चाहे अदर मटेरियल थिंग्स का कमिटमेंट का हो, देन दीज कस्टमर्स बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। आज के दिन में हम लोगों का जो मार्केटिंग बजट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। हमारे कस्टमर्स, thousands of people are working as a brand ambassadors who are past customers or are right now future customers. So they are the brand ambassadors. सुपर सर, सुपर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। बहुत डीपर चीजें आपने बताई और मैं तो कहूंगा ऑडियंस को कि इस आंसर को डबल सुनिएगा ताकि आपको ये सब पॉइंट समझ सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, सेल्स की बात करेंगे। सेल्स का आपका प्रोसेस क्या है? मतलब आपके एम्प्लॉय सेल्स करते हैं, आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, क्या हाइब्रिड मॉडल है, चैनल पार्टनर और एम्प्लॉयज मिलकर बेचते हैं? कैसा आपका सेल्स का सिस्टम? हमारा जो सेल्स का सिस्टम है, हमारे कस्टमर हमारे लिए सेल करते हैं। क्या बात है। हम लोग यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर वॉक-इन्स होती हैं या जो कॉल्स आते हैं, हम लोग सिर्फ उनको अटेंड करके उनको गाइड करते हैं। वी आर ए गाइड एंड मेंटर टू द पर्सन हु वांट्स टू बाय ए यूनिट। हमारे यहाँ टोटल हम लोग किसी ब्रोकर को एंटरटेन नहीं करते। कोई भी अगर ब्रोकर आता है, हम कहते हैं कि भैया तुम कस्टमर को लेकर के आओ, वेल एंड गुड, हम कमीशन तुमको नहीं दे पाएंगे। वी जस्ट डोंट हैव एनी पॉलिसी ऑफ एनी पेमेंट, एनी कमीशंस। वी जस्ट डोंट पे कमीशंस ऑन सेल्स। हमारे पास में जो सेल्स टीम है, जब भी हम लोगों ने जो भी अपनी सेल्स टीम के लोगों को जब एंगेज किया तो पहले उनको ट्रेन करना पड़ा, अनलर्न करने के लिए जितनी चीजें वो सीख करके आए थे डिफरेंट अदर मार्केटिंग करते हुए रियल एस्टेट में। पहले क्या होता था, जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते हो या किसी प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, वो कमिट कर देते हैं, स्काई कमिट कर देंगे, मून कमिट कर देंगे, एवरीथिंग दे विल कमिट, और बाद में एग्जीक्यूशन टीम समझते रहे, बताते, एक्सप्लेन करते रहे, सर ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। हमने अपने सेल्स टीम को सबसे पहले ये समझाया कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, एकदम उनको रटाया तो कि यही चीज हम लोग बना रहे हैं, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। एंड हमने कहा कि ये जितनी चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसका 90% ही आपको कस्टमर को बताना है। कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। कस्टमर को लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा वो उनका कॉल होगा। उनको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, यहाँ पे ट्रस्ट मिलेगा, यहाँ ऑनेस्टी मिलेगी, सब कुछ अगर मिलेगा तो ये दो हाथ से ताली बजती है। खाली हम बेचना चाहेंगे, कस्टमर नहीं लेना चाहेगा तो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, हम लोग कोई ब्लैंक कॉल्स नहीं करते हैं, कहीं से डेटाबेस लेकर करके उनको कॉल्स नहीं करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ देखिए। हम लोग जस्ट प्रेजेंस है यहाँ पर एंड वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी है। एंड हमारे जो पास कस्टमर्स हैं, जो लोग जा करके आकर के किसी कारण से उनका बजट हमारे प्रोजेक्ट में लेने लायक नहीं होता है या उनको हमारा लोकेशन नहीं पसंद आता है, वो नहीं दूसरे प्रोजेक्ट में लेते हैं, लेकिन बाकी अपने फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव्स को यही बोलते हैं कि जाके फ्लैट साकार में मैं नहीं पाया। तो आवर कस्टमर्स आवर सेल्स। सुपर सुपर सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। और दोस्तों देखिए, यही तो यूनिकनेस है। जब आप प्रैक्टिकल इंटरव्यूज लेकर आते हैं सीईओज के, तो आपको बहुत सारी ऐसी भी चीजें पता चलती है जो सुनकर लोगों को शॉक होगा, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए, किसी का वर्किंग पैटर्न किसी के साथ मैच करे जरूरी नहीं है।
इन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, कस्टमर खुश हुए, इन्होंने वो सिस्टम ही नहीं रखा, और अभी तक का मॉडल इनका ऐसा रहा। हो सकता है आगे जाकर इनका मॉडल कुछ चेंज भी हो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी तक बहुत अच्छी सफलता इन्हें मिली क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए, समय पे कमिटमेंट निभा पाए, जितना प्रॉमिस किया उससे ज्यादा दे पाए। कोई ऐसे कमिटमेंट इनकी तरफ से कभी नहीं किए कि जो ये नहीं दे रहे थे वो लोगों को नहीं बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें। ऑपरेशंस पे आते हैं सर। ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक समय पे एक ही प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी खासियत है आपकी, लेकिन आप कैसे इसे मैनेज करते हैं? इतने सारे लोग, इतने सारे वेंडर, इतने सारे टीम मेंबर, ऑपरेशन आप मैनुअल करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कैसे आप ऑपरेशन को संभालते हैं? थोड़ा वी आर वेरी हाई टेक। जितनी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं बैक ऑफिस में भी एंड साइट फ्रंट पर भी, क्योंकि अगर किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में देखेंगे तो बैक ऑफिस में तो सॉफ्टवेयर रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, लेकिन साइट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज नहीं रहती हैं। तो हम लोग यार वेरी वेरी टेक हैवी वहाँ पर हम लोग करते हैं। इसके अलावा मैं जो गया था वहाँ पर अहमदाबाद में, अगेन वहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 15 दिन का ये मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। उसमें मैंने सीखा कि अगर हम लोगों को किसी कंपनी को एक लेवल पर लेकर के जाना तो कल्चरल चेंज चाहिए फर्स्ट, एंड सेकंड जो चीज चाहिए वो चीज चाहिए ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। एक स्मॉल कंपनी से एक मिडिल स्केल कंपनी, और मिडिल स्केल कंपनी से इफ यू वांट टू बिकम ए लार्ज कंपनी, हर लेवल के कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, दैट हैज नॉर्मली स्मॉलर कंपनीज में आप देखिएगा कि देयर इज जस्ट नो एसओपीज। मिडिल लेवल कंपनीज में जो होता है वो कुछ एसओपीज होते हैं, एंड जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें टोटल ये प्रोसेस ड्रिवन काम होता है। तो साकार आज के दिन में मिडिल लेवल कंपनी है, बट इट इज एंटायरली प्रोसेस ड्रिवन। लेकिन अगर हम लोग हायरार्कियल लेवल को अगर देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, तो एक टॉप डाउन लेवल होता है, हायरार्कियल होता है कि टॉप से सारी की सारी चीजें चलती हैं, फिर कुछ होता है कि वो अलग अलग वर्टिकल्स में कर देते हैं हम लोग, एंड जो सबसे इवॉल्व सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का वो टीम ऑफ टीम्स होता है, जो कि ये जो डेवलप किया हुआ है ये यूएस अमेरिकन नेवी का एंड मरीन्स का डेवलप किया हुआ है। तो हम लोगों का आज का जो साकार में जो इकोसिस्टम है, वी आर इनटू टीम्स ऑफ टीम्स में हम लेवल में वर्क कर रहे हैं। हर टीम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और हर टीम का हर मेंबर एक दूसरे से सेल्फ इंटरैक्ट कर करके दे गेट द वर्क डन। एंड हम लोगों के पास में हर वर्क करने का, जैसे अगर हम लोग को ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टिक एनी वर्क का एक पूरा रिटन डाउन मैनुअल प्रोसेस है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू बी फॉलोड। और जिस समय भी कोई भी प्रोसेस काम शुरू होता है तो वो एसओपीज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को ब्रीफ किया जाता है, हमारी जितने टीम टेक्निकल टीम मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया जाता है, एंड जो लेबर मिस्त्री है उनको ब्रीफ किया जाता है कि इसी क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो उसके हिसाब से वी वुड गेट द थिंग्स। एंड एक हम लोगों ने क्या किया है कि जो क्वालिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग बनाया है, जो कि विद डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू मी। किसी भी तरह का क्वालिटी इश्यूज होगा तो वी हैंडल इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट इन डिटेल। और मैं तहे दिल से बताना चाहूँगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे से पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं, और आपने वो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। तो मैनेजमेंट आपके हिसाब से रियल एस्टेट में क्या रोल प्ले करता है? आप मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें करते हैं? मैनेजमेंट में मैं कहूँगा कि देयर आर 3 or 4 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज ए वर्कर। वर्कर के ऊपर में आते हैं मैनेजर। मैनेजर से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट। मैनेजर के ऊपर में होंगे लीडर्स। लीडर्स के ऊपर में होंगे गुरु। गुरु के लीडर्स के ऊपर में कोच। कोच के ऊपर में गुरु। हम लोगों की यहाँ पे जो कोशिश रही मैनेजमेंट में कि हम लोग लीडर्स को क्रिएट करें। एवरी पर्सन इज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एवरी पर्सन बिकम्स ए लीडर। तो जिस समय हम लोगों के जब लीडर्स बन जा रहे हैं तो वो अपने आप में अपना कंपनी को जब समझ करके, अपनी कंपनी समझ करके जब काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट इज डिवॉल्व। और आज के दिन में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, और जो सबसे हाईएस्ट सैलरी पेड है उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपनी पूरी टीम को ये बताता हूँ कि आज के दिन में जो पानी पटा रहा है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पर हमारे यहाँ पर है, या जो मटेरियल्स आ रहे हैं उस मटेरियल्स को, गिट्टी बालू को नाप रहा है ट्रक पर चढ़ करके, अगर जो पानी पटा रहा है वो ठीक से पानी नहीं पटाएगा। हम M40 के कंक्रीट कर लेंगे लेकिन वो तो कंक्रीट में क्वालिटी ही नहीं आएगी, ब्रिक्स में क्वालिटी ही नहीं आएगी, ब्रिक वर्क में। तो उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है। आज के दिन में जो बंदा ट्रक पर चढ़ करके गिट्टी बालू नाप रहा है, अगर वो प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा तो कंपनी विल गेट इन लॉस।
Right. तो यहाँ पर एवरीबॉडी के वर्क को, किसी का भी वर्क छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, एवरीबॉडी, जो भी छोटे लेवल के लोग हैं उनका काम का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, अपने लेवल का उनका इंपॉर्टेंस है। दिस वी फॉलो इन आवर कंपनी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अब आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आज हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करने वाला है। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। आज पिछले 15 साल से हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग में काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें PhD इन रियल एस्टेट का अवार्ड दिया, उसके बाद मैं कोर रियल एस्टेट पे काम कर रहा हूँ। बिल्डर्स और मार्केटिंग एजेंसीज, एडवाइजर्स, इन्वेस्टर, रियल एस्टेट एंथुसियास्ट को ट्रेन करना, कोच करना, और कई क्लाइंटों को 5x 10x भी रिटर्न मिला है, ग्रोथ हुई है। जो सक्सेस स्टोरीज हमने क्रिएट किए, जो टेस्टिमोनियल्स हमने क्रिएट किए। मेरा ये पूछना है कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड कोचिंग आपके हिसाब से क्या रोल प्ले करता है और आगे आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, थोड़ा वो बताइए। आज के दिन में अमेरिका आज के दिन में अगर ग्लोबल लीडर है बिकॉज दे डू रिसर्च, राइट, उनके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आज अगर वो कोई सॉफ्टवेयर को अगर वो यूएस डेवलप कर रहा है तो सॉफ्टवेयर का 90% डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया में या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन 10% उनका योगदान है, बट उनका इंटेलेक्चुअल वो सब चीज को जोड़ रहे हैं। तो आज के दिन में उसी तरीके से रियल एस्टेट को आगे सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, प्रोफेशनलिज्म को लाना है। और आज जिस तरीके से सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होते जा रही हैं, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट डेवलपमेंट जस्ट वोंट हैपन। एंड अभी क्रेडाई के थ्रू अभी हम लोगों का IIMB में मैंने भी अभी 6 मंथ्स का लीडरशिप इन रियल एस्टेट वो 6 मंथ का प्रोग्राम किया है। फिर वहाँ पर हम लोगों के सेकेंड रन के जो मैनेजर्स लेवल के लिए प्रोग्राम वहाँ पर हुआ था, तो यहाँ से भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिंगल कंपनी था। 35 के बैच में यहाँ से 4 लोग गए थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। एंड इसी तरीके से हम लोग का बहुत ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग पर भी, एक्सटर्नल ट्रेनिंग पर भी। जैसे हमारे जो प्लानिंग वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने पास में डिप्लोमा में भेजा हुआ है, IIM लखनऊ में भेजा हुआ है, IIM बैंगलोर में हमारी कंपनी के लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा आपने कहा, जैसे सर ने बताया कि आज अमेरिका इसलिए बना है क्योंकि उनके पास IPR है, उनके पास पेटेंट्स है, तो ठीक उसी तरह रियल एस्टेट गेम चेंजर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो 50 CEO के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो हमारे 15 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो बेस्ड है जितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे कहूँ तो 2000 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस अगर किसी सिस्टम में डाला गया है, जिसे हम भी कॉपीराइट और पेटेंट कराए हुए रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर रियल एस्टेट कंपनी। तो अगर आप भी इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी टीम मेंबर्स को पीछे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बिल्डर, कोई भी रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, डेवलपर, CEO अगर अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है तो इस सिस्टम के थ्रू जाकर, क्योंकि 50 CEOs का मैंने तब इंटरव्यू लिया था जब मैंने मेरा PhD किया था, और आज 50 CEOs का, तो 100 से ज्यादा CEOs का माइंड, 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 5000 से ज्यादा कस्टमर जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया, उन सब की बातों को मिलाकर अगर रियल एस्टेट के लिए कुछ बनाया गया है तो वही है रियल एस्टेट गेम चेंजर सिस्टम। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, और ये किताब पढ़कर भी जैसा हमने आपको कहा कि इतनी चीजें आपको पता चलेगी कि जो आपकी कंपनी में 20-30% का ग्रोथ ऐसे ही दे सकती है। आगे बढ़ेंगे सर, बिहार मार्केट की बात करना चाहूंगा, मैं पटना की बात करना चाहूंगा। आप यहाँ बिजनेस करें, इतना अच्छा बिजनेस करें, क्या स्पेशलिटी है इस मार्केट की, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हम लोग अगर बिहार को छोड़ के जितने अदर स्टेट्स को देखते हैं, हर स्टेट में 5 या 7 मेजर सिटीज हैं। एनी स्टेट, चाहे आप गुजरात उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, इवन वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, आसनसोल है, अपार्ट फ्रॉम कैलकाटा अदर दुर्गापुर है, कई सिटीज हैं। पटना में बिहार में सिंगल एक ही सिटी है पटना, जहाँ पर कि मेजर एयरपोर्ट है, मेजर ट्रेन यहाँ से चलती हैं, मेजर कॉलेजेस यहाँ पर हैं। तो हर एवरीबडी का इंस्पिरेशन है एंड वांटिंग है कि पटना में एक अपार्टमेंट यूनिट हो फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में डिमांड की कमी नहीं होती है कि जैसे आज के दिन में एंटायर इंडिया के लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली में एक यूनिट लें, वैसे ही बिहार के लोग चाहते हैं, और बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। तो 2007 में भी मंदी आई, 2012 में मंदी आई, अभी भी बहुत सारे इन्फ्लेशन में मंदी आ रही है, लेकिन बिहार में नहीं है कि बिहार का जो भी बिजनेस है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एंड यहाँ पर ट्रेडिंग एंड कमोडिटी बेस्ड है। जो भी इन्फ्लेशन या मंदी आती है वो आती है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बिहार इज नॉट ए वेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, तो हम लोगों को इसका असर नहीं पड़ता है। तो बिहार इज यूनिक इन दैट सेंस। एंड पटना में नॉर्मली अभी तक हम लोगों को डिमांड सप्लाई में हमेशा डिमांड ज्यादा रहा है, सप्लाई कम रही है। एंड पटना का जो मार्केट है वो बहुत मैच्योर मार्केट नहीं है, अभी थोड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर प्रोफेशनल मार्केट होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। चलिए बात करते हैं अब नेशनल लेवल पे कि रियल एस्टेट में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है और थोड़े क्या चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी नेक्स्ट 15, 20, 30 इयर्स में जो आने वाला है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट होने जा रहा है रियल एस्टेट में दैट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस। दिल्ली में भी हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि जिसमें विंटर्स में जिसमें पॉल्यूशन लेवल हाई होता है तो 15-20 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है। वाटर की जब गर्मी स्कैर्सिटी होती है तो उस समय कंस्ट्रक्शन पर इफेक्ट आता है। तो ये अभी खाली दिल्ली का पार्ट नहीं हो करके अक्रॉस द कंट्री ये चीज आने जा रहा है, क्योंकि जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं इसका कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत हेवी है, बहुत हेवी। तो हम लोगों को इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी होगी जिसमें कि लेस कार्बन इंटेंसिव हो, एंड इस तरह का करना होगा कि हम लोग कार्बन जीरो कार्बन या कार्बन न्यूट्रल होकर करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करके उस तरह के घर को बना सके। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो हमको इन फ्यूचर में दिख रहे हैं। सेकेंड, अभी मुझे जो चैलेंजेस दिख रहा है ये 20-30 साल के पर्सपेक्टिव में दिख रहा है, अभी हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है ये बढ़ रहा है। तो हमेशा जब पॉपुलेशन का ग्रोथ है तो नए घरों के लोगों को जरूरत होती है, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। पहले खाली कपड़ा, रोटी, मकान था, अभी आज के दिन में 6 बेसिक नीड्स हैं। तो अगर हम लोगों का जिस समय ये पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरीके से आज के दिन में जापान का हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज का हो गया, जब नेगेटिव में चला जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ तो शायद हमारी रेसिडेंशियल सेक्टर की नीड थोड़ी कम हो जाएगी। लोगों को उतने ज्यादा घरों को, नए घरों को बनाने की शायद जरूरत कम पड़ेगी। थर्ड, अभी जो चैलेंजेस में आने वाले समय में देख रहा हूँ कि आज के हम लोगों का 25% कंस्ट्रक्शन हम लोग जो करते हैं वो पार्किंग के लिए करते हैं, गाड़ियों के लिए करते हैं। जब ये AI एनेबल्ड सेल्फ ड्रिवन कार्स आ जाएंगी तो शायद ये गाड़ियां लोग कम परचेस करेंगे। ऐसे भी आज का जो मिलेनियल जनरेशन है वो गाड़ियों को कम परचेस कर रहा है एंड उबर एंड ओला से ट्रैवल कर रहा है। साथ में एग्रीगेटर्स आएंगे, को लिविंग का कंसेप्ट आएगा। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस मुझे भी दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो खैर ट्रिमेंडस है, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में रह रही है, एंड अभी हम लोग रूरल एरिया को शहरों की लाइक एमिनिटीज नहीं दे पाए हैं कि उनका माइग्रेशन रुक सके, लेकिन ये होगा आने वाले 10-15 सालों में। तो वहां पर हम लोगों को करोड़ों घर अभी बनाने हैं, प्रॉपर घर बनाने हैं ताकि लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द अफोर्डेबल सेगमेंट इन द रूरल सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट इन डिटेल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र। आपके पूरे एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है? मैं 3-4 पॉइंट पूछूं तो क्या ऐसा एक आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए जिससे वो सफल हो सके, वो मंत्र आपको क्या लगता है? पहला तो है ऑनेस्टी एंड एथिक्स, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज करके हम लोगों को जाना चाहिए। सेकंड, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड मच अबाउट द प्रॉफिट्स, वी शुड ट्राई टू बिल्ड अ ताजमहल। और अगर हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रॉफिट्स तो आ जाएगी। और मेरा ये मानना है कि मनी इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का पैरामीटर्स लोगों का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सक्सेस होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि आप कितने हैप्पी हुए उस प्रोडक्ट को बना करके, प्रोजेक्ट को बना करके। एंड मेरा एक और मानना है जो कि मैं शेयर करता हूँ सभी लोगों से, कि अगर मैं 10 साल के बाद अपने किसी बनाए हुए प्रोजेक्ट के सामने से निकलूं तो मैं गर्व से कह सकूं कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, उसको ये अवॉइड करके नहीं निकल जाऊं कि अरे क्या हो गया इस प्रोजेक्ट का। तो ये 3-4 चीजों को अगर लोग रखेंगे तो कस्टमर विल बी हैप्पी, आवर एम्प्लॉइज विल बी हैप्पी एंड वी विल बी हैप्पी। सुपर सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अब आगे बढ़ेंगे, एक आखिरी 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल 10 साल का विजन क्या है आपका, क्या गोल है? अगर साकार ग्रुप की बात करूं तो क्या सपने साकार करना चाहते हैं, आपको बताइए। लोगों को हैप्पी बनाना चाहते हैं, लोगों को इक्विप करना चाहते हैं, एंड जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट देना चाहते हैं, साथ में गिव बैक टू सोसाइटी देना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आज साकार के पास में कुछ भी आया है तो जो बिरला जी वाला कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट में कुछ गिव बैक टू सोसाइटी भी हो जाए। एंड एक हम लोगों ने जब भी जो कोशिश कर रहे हैं अभी भी और आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी कि जितना कम क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शंस कर सके। जैसे अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें जीरो वाटर डिस्चार्ज है, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज है, इको एसटीपी को यूज करें, बहुत सारी इस तरह के क्लाइमेटिक फ्रेंडली चीजों को ला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन को हम ये जो प्लैनेट दे सके वो ये नहीं बोले कि आप लोगों ने क्या कर दिया, इस बर्बाद कर दिया। वो कम से कम ये चीज हम लोग जो थोड़ी बहुत, हर आदमी अगर अपना अपना कोशिश करेगा तो वी कुड अचीव दैट।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट। लास्ट सवाल, भले ही आप चैनल पार्टनर्स को नहीं मतलब अभी आपके लिए आपकी टीम ही सेल करते हैं, आपके कस्टमर्स, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रोल चैनल पार्टनर्स और एडवाइजर्स और एजेंट्स प्ले करते हैं। इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले क्या देखें, कैसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, थोड़ा वो हमें बताएं। सबसे पहले तो देखें कि वो प्रोजेक्ट्स पे कितना उनका लीगल कंप्लायंस है, क्योंकि आज के दिन में जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको भी रेडा में रजिस्टर्ड होना है। और किसी कारण से अगर प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हुई या जो कमिटमेंट्स अगर डेवलपर ने कंप्लीट नहीं किए तो इसकी पार्ट ओनरशिप चैनल पार्टनर्स को भी जाएगा, कहीं ना कहीं उन्हें भी लीगल हर्डल्स करना होगा। तो हर चैनल पार्टनर को अपना एक प्रोजेक्ट का ड्यू डिलीजेंस, डेवलपर का ड्यू डिलीजेंस, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड की स्टडी करनी चाहिए। और वो अगर प्रॉपर अगर सारे पैरामीटर्स जो टिक मार्क्स उसमें मिलते हैं, तभी उस प्रोडक्ट के एंड प्रोजेक्ट के एंड डेवलपर के उनको चैनल पार्टनर का रोल में एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं पर भी बेचने के लिए स्काई को कमिट नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट है कस्टमर को वो बताना चाहिए, ताकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड रहेगा, वो चीटेड नहीं फील करेगा। फिक्स प्राइस की पॉलिसी अगर होगी, वो नेगोशिएबल प्राइस अगर नहीं रहेगा तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि हम लोग फिक्स प्राइस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। और नॉर्मल चैनल पार्टनर्स क्या करते हैं, क्रॉस कटिंग करने में, कभी आज के दिन में एक पार्टनर को 300 रुपए का डिस्काउंट दिया और कल दूसरा तरह का कस्टमर जो ज्यादा नेगोशिएट नहीं किया उसको 100 रुपया डिस्काउंट दिया, 0 डिस्काउंट में कर दिया, तो दैट कस्टमर फील्स बीइंग चीटेड। तो बी ऑनेस्ट इन व्हाटएवर यू डू, दिस विल बी माय एडवाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीजें इस पूरे इंटरव्यू से निकल कर आई है। तो इस इंटरव्यू को अगर आपने पूरा देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना प्रीशियस समय दिया और देखा। अब सबसे पहले सबसे एंड में सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, मेरी पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने में हेल्प किया, एज अ ब्रिज एक्ट किया। और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज इस किताब के लिए अपना समय दिया। तो तहे दिल से मैं और मेरी टीम आपको और आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कुछ कहें। अमोल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने साकार को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बात को रख सकें, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्वायर किया है, जो नॉलेज एक्वायर किया है, मेरा ये मानना है कि नॉलेज को बांटने से बढ़ता है। और हम तो बहुत लिमिटेड तरीके से बांटेंगे, और आप तो इतने वाइड पैरामीटर पर सब लोगों का ज्ञान को एक्यूमुलेट कर करके इसको कोशिश है आपकी कि पूरे वर्ल्ड ओवर में दें। साथ में मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं एंड जो लोग इसको फ्यूचर में देखेंगे उनको मैं धन्यवाद दूंगा। एंड थैंक यू माई एंटायर टीम, थैंक यू माई एंटायर कस्टमर, थैंक यू माई फैमिली, थैंक यू माई फ्रेंड्स, थैंक यू माई पार्टनर्स कि आज साकार आप लोगों के चलते इस जगह पर पहुंचा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।